हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरे साथ हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कौशाम्बी झा मैडम। तो फ्रेंड्स, मैडम जो है बहुत ही तैयारी इन्हें करी। मैडम ने अपने पहले प्राइवेट सेक्टर में थे मैडम, उसके बाद मैडम ने बहुत हार्ड वर्क किया और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2017 की बैच में मैडम ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और आज देखिए हमारे समक्ष प्रकट हुए मैडम, इनने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है। तो बिल्कुल मोटिवेशनल क्वेश्चंस जो बच्चों की डिमांड पे है मैं मैडम से पूछूंगा बिना समय वेस्ट किए। तो मैडम, आप अपना ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बता दीजिए मैडम। आप मैं बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हूँ, ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जबलपुर 2008 बैच। और मैडम, आपने किस टाइप से आपके कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस, आपने ऐसे कॉलेज में आपने तैयारी करी, उसके बाद आप किस टाइप से आप इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर से इस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर पे? इन 2008 उस समय गवर्नमेंट सेक्टर का पीएससी का उतना क्रेज़ नहीं था, तो उस समय कैंपस सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान था। तो 2008 में मेरा सत्यम कंप्यूटर्स में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में 6 इयर्स जॉब किया, बट मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब सेटिस्फेक्शन और पोजीशन और एक रिस्पेक्टफुल मतलब जॉब, मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छी पोस्ट लेती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने आफ्टर 6 इयर्स 2014 में प्राइवेट सेक्टर की अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और फिर मैंने एट द एज ऑफ 26 मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। कितने साल मैडम आपको लगे तैयारी करने में? आपने कैसे तैयारी करी? मैंने 2014 में जॉब से रिज़ाइन करके फ्रॉम द ग्राउंड, मैं मतलब प्राइवेट सेक्टर में थी, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने 2014 में ज़ीरो से एक तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट की होगी और 2017 बैच फॉरेस्ट रेंजर हूँ। तो 3 इयर्स में मुझे बहुत 2012 के बाद पीएससी की बहुत सारी वैकेंसीज आई, तो मुझे हर बार एमपीपीएससी में जल्दी जल्दी अपेयर होने का मौका मिला। 2013 से 2018 तक कंटिन्यूसली मेरा सिविल पीएससी का प्री क्लियर हुआ और मैंने मेंस दिए, बट मेंस में कुछ 2 नंबर 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2017 का ये फॉरेस्ट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ और मेरी 2017 में फॉरेस्ट रेंजर में 34th रैंक आई। तो मैडम, जैसे आपका इतने सालों का आपका हार्ड स्ट्रगल रहा, काफ़ी सालों के बाद आपकी जैसे इतनी तैयारी, छोटे छोटे नंबर से आप रह गए जी। तो इसमें आपने एज ए लड़की मतलब लेडी होने के नाते आपने क्या समस्याएं फेस करी मैडम? सोशली, मेंटली किस टाइप से समस्याएं? जैसे कि बीइंग अ मैरिड वुमेन, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जॉब छोड़ना ही खुद में एक बहुत कठिन निर्णय था। अच्छे खासे आप पैकेज में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन यदि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ये डिसीजन ले सकते हो और आप सक्सेस भी होगे। ये मतलब मैं सामने बैठी हूँ। तो उसके बाद जैसे मैंने ज़ीरो से अपनी स्टडी स्टार्ट की, तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये मतलब बेसिक से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद यदि आपकी स्टडी की रिदम अच्छी होती है, आपका मन लगता है, तो नो डाउट आप बहुत जल्दी कम टाइम में काफ़ी अच्छा कवर कर लेते हो। उसके बाद फिर सोशली मुझे ये हुआ कि सब मुझे कहते थे इतने अच्छे पैकेज में थी, इस एज में आप 25-26 के एज में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे कर पाओगे, कंपटीशन इतना बड़ा है, यंग एज के लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट यंग एज के लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और वो बहुत अच्छा अचीव भी करते हैं, बट if you are at your middle age 24-25 and you are planning to appear MPPSC, you are definitely you can do it. अच्छा, और कुछ खास मैडम ऐसी स्ट्रगल हुआ आपका कि बहुत नॉर्मली आपका निकल गया समय तैयारी का? जैसे कि मैं 2014 में जॉब छोड़ा, तब मैंने जो व्यापम के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें भी मैं अपियर हुई हूँ, तो मेरा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। मैंने सोचा कि उसको मैं ज्वाइन करती हूँ। जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, बट उस वर्कलोड में भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली जारी रखी। तो पहले आप फॉरेस्ट गार्ड की जॉब में? हाँ, 6 मंथ की मैंने ट्रेनिंग की है और 3 to 4 मंथ मैंने जॉब भी किया है। 2016 बैच में मेरा हुआ था और 2017 में फॉरेस्ट रेंजर हो गया। इसके अलावा पटवारी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने पटवारी ज्वाइन नहीं किया। और लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी वो भी मैंने दिया था, उसमें मेरी वेटिंग थी, बट वेटिंग तो क्लियर नहीं हुई है, मेरी वेटिंग ज़्यादा थी। अच्छा जी। और मैडम, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने किस बुक से पढ़ा था और मेन दिन में कितने घंटे, मतलब किस टाइप से आपने तैयारी की थी, किस स्ट्रैटेजी से आपने करी? जब मैंने जॉब छोड़ी थी 2014 में, तब ऑलमोस्ट मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी, क्योंकि मैंने बताया आपको मैंने ग्राउंड ज़ीरो से अपनी स्टडी स्टार्ट किया है। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ल्यूसेंट कंप्लीट किया है,
और ल्यूसेंट के बाद जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, मेन एक आती है उस समय अरिहंत समसामयिकी। अरिहंत समसामयिकी बहुत अच्छी थी। उसके पीछे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो प्री में बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा घटना चक्र, और एक यूपीएससी की क्रॉनिकल की यूपीएससी की बुक आती है करंट की हर मंथ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसमें मतलब साइंस के और जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं बहुत डिटेल में रहते हैं, और उसके पीछे की क्वेश्चन पेपर्स भी आपको एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एमपीपीएससी का जो जीके होता है उसके लिए आप माहेश्वरी और जो एक दो दूसरे और पब्लिकेशंस हैं वो भी आप लीजिए, उन पे भी एक सरसरी नज़र डालिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और कब किस बुक से वो कहाँ का क्वेश्चन आ जाए आप वो मतलब प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप अपना जो बेसिक है सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए भी, इसके अलावा जो एमपीपीएससी की करंट अफेयर्स वगैरह के लिए 2-3 पब्लिकेशंस जो है, माहेश्वरी है और एक दो और हैं, वो भी महावीर, उनमें एक सरसरी मतलब एक आप एक दो बार रीड कर लीजिए उसको, तो जैसे वो आपको एमपीपीएससी प्री में बहुत हेल्प करेगा। और मैडम आपने ऐसे सबसे टफेस्ट टॉपिक आपके लिए क्या थे? किस टाइप के मैथ्स हो गया, कौन सा टॉपिक आपको सबसे टफ लगता था टॉपिक? जैसे कि हम सिविल में बात करें तो मुझे ऐसे टॉपिक तो कुछ भी टफ नहीं लगा एमपीपीएससी में, क्योंकि मेरा पढ़ाई में काफ़ी मन था। जिसका मन पढ़ाई में होता है तो वो कवर कर लेता है चीज़ें, समझ, और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ लगा वो था जब एमपीपीएससी मेंस का 2014 में सिलेबस चेंज हुआ। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनने बहुत ज़्यादा किए, तो एक बहुत अच्छे तरीके से जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको कम शब्दों में जल्दी से लिख लेना और अच्छा स्कोर कर लेना और पूरे वो 56 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, मतलब मुझे ये सबसे टफेस्ट काम लगा। और जहाँ तक मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे थे, जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है उनका मेंस क्लियर भी हुआ है, क्योंकि 56 क्वेश्चंस विथ लॉजिक और बहुत शॉर्ट में अपने जो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन वो लिख देना अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ काम और एक बहुत अच्छी मतलब कला है। और ये जो चीज़ है ये आपकी प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती। तो जैसे मैं सेल्फ स्टडी की है मैंने बिना किसी कोचिंग के, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। आप आजकल यूट्यूब में इतने नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो कीजिए। लेकिन आप प्री की और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इससे एक आपका रूटीन बन जाता है। आपने क्या स्टडी की है आप उसको चेक कर पाते हो, और मेंस की जो आप टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो आप जैसे घर पर हम खुद हैं तो उतना सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ पाता। किसी में यदि आ पा रहा है उतना सेल्फ मोटिवेशन कि वो डेली 2-3 पेपर सॉल्व कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट जनरली लोगों में नहीं आ पाता। लोग सोचते हैं हम पढ़ते जाएं एग्जाम आएगा तो हम लिख ही देंगे, बट वो हो नहीं पाता। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मेंस का जब तक हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा मेंस क्लियर नहीं होगा। और मैम सबसे बड़ा सवाल कि मुझसे भी पूछते हैं कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपने कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई की थी? देखिए मेरा ऐसा कुछ एवरेज मैं नहीं बता सकती। जब मन लग रहा है तो मान लीजिए 10 आवर्स भी। मेंस है तो पूरा हिस्ट्री का रिवीजन किया एक दिन में। प्री है तो 2-3 करंट अफेयर्स की बुक सुबह से शाम तक निपटा ली थी घर में। और जब फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया था तब सुबह ऑफिस जाने के पहले 2 घंटे, ऑफिस से आने के बाद शाम का 1-2 घंटे का टाइम निकालती थी, और जब छुट्टी मिलती थी तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स। मतलब यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो 2-3 ईयर्स, आप रिवीजन मोड में हो तो आपके स्टडी आवर्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने चीज़ें एमपीपीएससी की मध्य प्रदेश में क्या चीज़ कहाँ है, किस तरीके के पठारे मिट्टी, ये आपको कहीं ना कहीं माइंड में सेट है ना। यदि आपने 2-3 साल आपकी तैयारी हो गए, लेकिन यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब तो आपको हर चीज़ मतलब एमपीपीएससी में रटनी ही पड़ेगी। मतलब क्योंकि इसके बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं प्री में। ये डेटा आस्किंग कर लेता है कि किस सन में क्या हुआ, तो आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो 5 to 6 आवर्स तो मुझे लगता है एवरेज जो न्यू बिगनर्स हैं उनको पढ़ना ही चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपकी तैयारी मैम, जैसे एक बात आप बताइए, जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इस चीज़ में आपको क्या मोटिवेट किया था कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप आ जाइए? एक तो आपने बोला ठीक है नेम फेम तो मिलता ही है जी, तो इतनी आपकी अच्छा पैकेज है। अभी गवर्नमेंट में मैं भी जानता हूँ कि क्या पैकेज मिलता जी, है जी। प्राइवेट में ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा मिलता है। तो बहुत सारे मेरे को एक्चुअली क्या मैरिड वुमेंस ने भी मतलब मैंने एक्चुअली मेरी एक नंबर भी दे रखा है मैंने, काफ़ी फ़ोन आते हैं सब्सक्राइबर्स के और जो जिनको ज़रूरत रहती है, तो उसमें से कुछ मैरिड वुमेंस के भी फ़ोन आए थे। तो बोलती थी टाइम कैसे मैनेज करें शादी के बाद में। तो मैडम उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने शादी के बाद और सब कुछ लड़ करके आपने
जॉब पे लगे मैडम इतनी अच्छी जी पोस्ट पे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। मेरे केस में मुझे सपोर्ट मिला। यदि कई बार नहीं भी मिल पा रहा है लेकिन तो आपका दृढ़ निश्चय ऐसा होना चाहिए कि आपको यदि घर का काम भी करना है, आपको करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी होंगी जिनको जो कोचिंग भी नहीं जा पा रही होंगी और जिनको घर का काम भी करना पड़ रहा होगा, फिर भी आप मतलब जल्दी से अपना टाइम मैनेज कीजिए, कम टाइम में घर का काम करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बुक्स खरीदिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो कुछ आपकी सॉलिड बुक्स रखिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज, जो आप बार बार रिवाइज करें। उसके अलावा आप और अदर पब्लिकेशंस की बुक को भी एक रीड कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मटेरियल खरीद के सभी कुछ पढ़ें, लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट के लिए आप एक दो अच्छे पब्लिकेशन लीजिए। एक आपकी बुक ऐसी होगी जो आपको मतलब रिवीजन करना है, जो आपकी मतलब आप कह सकते हो आप उस सब्जेक्ट की रामायण है। उसके अलावा आपको 2-3 पब्लिकेशंस, करंट अफेयर्स में भी कुछ अच्छे टॉपिक होते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के कुछ स्पेशल एडिशंस भी आते हैं, वो भी काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं। तो आप नोट्स से और बुक से, यूट्यूब के वीडियोस से भी घर में पढ़कर काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकती हैं। और यदि आप मैरिड हैं, आप वर्किंग हैं या आपने रिज़ाइन किया है, आप इसकी तैयारी कर रही हैं और लोग आपको कुछ कह रहे हैं कि नहीं होगा या कुछ, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क और थोड़ी सी आपकी किस्मत। और यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो किस्मत भी डेफिनेटली आपका साथ देगी। धीरे धीरे होगा, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में हो ही जाएगा। और मैडम वास्तव में बहुत अच्छा लगा मुझे मैम कि आपसे सुन के कि इतना स्ट्रगल किया मैडम आपने गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से यहाँ आने के बाद में। तो मैडम आपका जो इंटरव्यू था, देखिए अब तो आपका तो ऑब्जेक्ट, आपने मेंस जो थी आपने सब्जेक्टिव दी थी, अब मेंस भी अब ऑब्जेक्टिव हो गई है, तो प्री का एक्सपीरियंस तो वही एमपीपीएससी वाला ही है। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा मैडम जब आपका बोर्ड ने इंटरव्यू लिया था? देखिए, प्री का एक्सपीरियंस भी नॉर्मल सिविल वाला नहीं है। हमको फॉरेस्ट रेंजर, जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, इसके प्री में हमारा जो एप्टी रीजनिंग वाला पार्ट आता है, सिविल में तो आपको 40% क्वालिफाइंग होता है, बट इसमें आपको जो पेपर 2 है उसमें भी 90% के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। यदि आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको एमपीपीएससी प्री में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल में तो पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है 40%, बट फॉरेस्ट सर्विसेज में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, उससे मेरिट बनता है। तो जैसे सिविल में जो रहता है क्वालिफाइंग 40% रहता है जी, तो इसमें क्वालिफाइंग कुछ रहता है कि स्कोर करना रहता है? नहीं, इसमें क्वालिफाइंग नहीं रहता, इसमें स्कोर करना होता है। जैसे कि एक कैंडिडेट है, उसने 90 मार्क्स पेपर 1 में लेकर आया और 90 मार्क्स पेपर 2 में लेकर आया, तो उसके मार्क्स हो गए 180 फॉर एन एग्जाम्पल। और दूसरा है जिसने 90 मार्क्स पेपर 1 में लेकर आया और 80 मार्क्स लेकर आया पेपर 2 में, उसकी हुए 170। तो जो 180 वाला है वो प्री क्लियर करेगा। मतलब दोनों के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं, फिर उससे मेरिट बनती है। हाँ, टोटल नंबर जुड़ते हैं। यस। और सिविल में ऐसा होता है कि पेपर 2 तो चेक ही नहीं होता है। यदि आपका 40% है, क्वालिफाइंग है, तो वो साइड हो गया, और जो पेपर 1 है उसके हिसाब से 95, 96 किसी के, उस हिसाब से मेरिट बनता है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही काफ़ी अच्छे से स्कोर करना है। तो मैडम आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आपने उनको घुमाया, उनने कैसे आपको घुमाया, और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी इंटरव्यू की? क्योंकि कोचिंग में जाते हैं बच्चे इंटरव्यू लेने, तो मैंने देखा है जो मॉक इंटरव्यू जो होते हैं सारी कोचिंग्स में, तो उसमें कोचिंग वाले वही एबीसी कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेते हैं, पर जो आपका जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस बताइए मैडम। जैसे मैंने भी एक कोचिंग का मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था। वहाँ पर मुझे बोला आपको बहुत स्ट्रेट बैठना है और उसके अलावा ऐसे स्ट्रेट रह के आंसर देना है, बॉडी लैंग्वेज बहुत, मतलब हैंड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, मुंडी बहुत नहीं हिलनी चाहिए, इस तरीके से मुझे गाइड किया था। बट जो मेरे कई साथी ऐसे भी हैं जिनने इंटरव्यू दिया है और जिनको 100 में से 92 मार्क्स तक मिले हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस और मेरा दोनों का ही मैं साझा कर रही हूँ। जैसे फ्री होके जाइए आप इंटरव्यू देने के लिए, जो आपकी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है वही रखिए। यदि बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट है तो वो किसी को भी अटपटा लगेगा, तो वो तो आपको कंट्रोल रखना ही है। लेकिन जो आपका नेचुरल है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये एक लेयर है, यहाँ से लाइट आ रही है, आप इस तरीके से थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट करके अपनी बात
अच्छे से समझा सकते हैं इंटरव्यूअर्स को। उसके अलावा मुझसे फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपके डिस्ट्रिक्ट के पास कौन सा जंगल है। तो यदि आप फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ये आपसे भी उठ सकते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। जंगली फल, 3 जंगली फलों के नाम बताइए, और एमपी के जंगलों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सबको पता है तेंदुपत्ता, ये तो हर कॉमन मैन को पता होगा। तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हो। जंगली फल क्या, यदि आपको एग्जैक्टली तेंदू का फल या कुछ ऐसा हुआ याद नहीं आ रहा तो आप बेर भी बोल सकते हो, बेर भी एक जंगली फल ही है। तो थोड़ा सा माइंड, यदि आप बिना डरे माइंड ओपन करके इंटरव्यू दोगे तो जो उनके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं आप उसका भी आंसर एक जनरलाइज सेंस में दोगे। यदि उनने आपसे पूछा कि 3 जंगली फल, यदि आपने बेर बोल दिया, आम बोल दिया, तो भी वो पूरी तरह गलत नहीं है ना, क्योंकि जंगल में बेर और आम भी होते हैं। और यदि आप उस समय डर गए जंगली फल क्या है, जंगली फल, और आप कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो और आपने डर के मारे सॉरी सर या मैम बोल दिया, तो ये क्वेश्चन आपका खाली चला गया ना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरीके से इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। मुझसे प्लांटेशन की प्रोसेस पूछी थी, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तब मुझे किस्मत से प्लांटेशन देखने का और करवाने का मौका भी मिला था। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ बताया था। तो वो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट था इंटरव्यू का। और प्लांटेशन वो किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम, क्योंकि आजकल प्लांटेशन इतना कॉमन हो गया है। आपकी जो आप रेसिडेंशियल सिटी होगी आप वहाँ प्लांटेशन करते होगे। आजकल एनवायरनमेंट डे में लोग प्लांटेशन करते हैं, हर जगह हो रहा है। तो प्लांटेशन में गड्ढा कैसे खोदना है, प्लांट को रखते समय किस चीज़ की सावधानी रखनी है, ये सब थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपके आसपास आपको यदि जो हॉबीज़ हैं आपकी, आप अपनी हॉबीज़ को लेके बहुत क्लियर रहिए। कई लोग इंटरव्यू जो आपका फॉर्म होता है, इंटरव्यू का फॉर्म, उसमें बहुत सारी हॉबीज़ लिख देते हैं, ये भी है वो भी है, 8-10 हॉबीज़। फिर जब उनसे कोई, मान लीजिए वो आपका फॉर्म देख रहे हैं इंटरव्यूअर्स और हॉबीज़ पे उनका ध्यान चला गया और उनने आपकी एक हॉबी पकड़ ली और रियल में वो आपकी हॉबी नहीं है। लोग अपने हॉबी और क्या कह सकते हैं, टाइम पास में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको करना है, जो आपकी हॉबी होगी उसकी आपको डेप्थ नॉलेज बट ऑब्वियस होगी ही, क्योंकि वो आपकी हॉबी है। तो आप उससे आपसे डीप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे मेरी गार्डनिंग थी हॉबी, तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन हुए, आपने गार्डन में क्या क्या लगाया हुआ है, वेजिटेबल्स का क्या सीज़न होता है, और मेडिसिनल प्लांट्स आपने कौन से लगाए हुए हैं। तो मतलब काफ़ी डिटेल में उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चंस किए थे। एंड आई एम अ पेट लवर, तो आपके पास कौन से पेट हैं, कैसे केयर करते हो आप। तो यदि रियल में आप पेट लवर हो, आपके पास पेट हैं, तो ये बट ऑब्वियसली बहुत स्मूथ गोइंग आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपको चीज़ें छुपाने की या ओवर दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसे आप हो वैसा आप खुद को रिप्रेजेंट करो। तो यदि आप जो होते हो, जो आपको नॉलेज होता है वही बताते हो, तो आंसर देते समय भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आपको वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आ जाता है। तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। और यदि आपको कुछ नहीं बन रहा है तो घुमाकर या गलत आंसर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सॉरी सर मुझे नहीं पता, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर चीज़ ही पता हो। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, जैसे थोड़ा बहुत यदि कुछ हिंट है तो आप आंसर दे सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती ब्लैंक, हम अपने मन से ऑप्शनल, सर ये था, सर वो था, तो ऐसे कैजुअल आंसर्स हमें नहीं देना है। यदि हमें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता उस विषय में, तो जैसे मुझसे पूछा था, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उस समय रिसेंट में, तो उनने मुझसे कुछ डेटा पूछा था और वो मैं पढ़कर नहीं गई थी, एक दिन पहले ही आई थी और मैंने वो पढ़ा नहीं था, तो मैंने सॉरी सर बोला था। तो उनका रिएक्शन क्या रहा? उनने मुझसे, मैंने जैसे ही सॉरी बोला, उनने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। उन्हें बोला कि आपको पता होना चाहिए था, कल सर्वे रिपोर्ट आई है। तो मैंने कहा सर सॉरी सर मैं पढ़ नहीं पाई, दोबारा मैंने ये बोला। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा और मुझे मेरे मार्क्स अबव 75 है इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू अबव देन एवरेज था। 100 75 बहुत अच्छा स्कोर है। 78-79 है मेरा स्कोर इंटरव्यू में, तो अबव देन एवरेज है। तो मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनने उस क्वेश्चन को उतना माइंड नहीं किया होगा। उसके अलावा उनने फैमिली बैकग्राउंड पूछा, आप मैरिड हैं तो आप जंगल कैसे जा पाएंगी। तो ऑलरेडी मैं फॉरेस्ट गार्ड थी,
तो ट्रेनिंग मैंने की हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, तो मेरे पास एक एडेड एडवांटेज था। मैंने जवाब दिया कि जब मैं फॉरेस्ट गार्ड बन के जा सकती हूँ, प्राइवेट सेक्टर की अपनी 60,000 की जॉब छोड़कर मैं 18,000 की जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, जंगल जा सकती हूँ, तो फॉरेस्ट रेंजर में तो मैं ऑब्वियसली जा ही सकती हूँ, क्योंकि नो डाउट फॉरेस्ट गार्ड के चैलेंजेस अलग होते हैं और रेंजर के तो डेफिनेटली अलग ही होते हैं। तो ये मेरा एक एडेड एडवांटेज था। उसके अलावा मुझे, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़ीमेल फॉरेस्ट के लिए फ़िट नहीं है या नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, और जंगल में मेल हो या फीमेल हो, टाइगर के सामने सब बराबर ही होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। उसके अलावा मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेडिकल टेस्ट होता है हमारा, फिज़िकल तो हमारा पैदल चाल होता है, वो इजीली हो जाता है, मतलब उसमें उतना मुझे नहीं लगता कि आप ये थोड़ा रेगुलर वॉक करना स्टार्ट कर दोगे तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही तो आप कवर अप कर लोगे आराम से। हाँ, लेकिन एक मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें हाइट मेजरमेंट होता है, उसके अलावा एक चेस्ट एक्सपांशन मेजरमेंट टेस्ट होता है, वो फीमेल का भी होता है। उसमें जब आप पूरा सांस भर लेते हो तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपांशन होना चाहिए, तो इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो यदि आपका मेंस अच्छा गया है तो आप थोड़ा सा योगा वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, तो हम लोगों को इंटरव्यू का टाइम आ गया था, उसके बाद बोला कि आप लोग योगा वगैरह कीजिए। कई लोगों को होती है दिक्कत, वैसे तो स्मूथ गोइंग वो भी हो जाता है, लेकिन यदि आप योगा वगैरह रेगुलरली कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो भी ईजीली हो जाता है। कई लोग घबरा जाते हैं तो बीपी की हार्ट बीट भी वो चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, तो कई लोग मेडिकल में घबराए रहते हैं तो उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती होगी। हाँ, तो फिर उनको बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद आइए थोड़ा सा नॉर्मल होके, फिर भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, कई लोग घबराते हैं इतना ज़्यादा। हाँ, तो एंग्जाइटी मत रखिए, स्मूथ होके जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए, तो मेडिकल टेस्ट भी आराम से हो जाएगा। और हाइट का मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाइट का बहुत ज़्यादा मतलब इनका स्ट्रिक्ट है, तो हाइट आप चेक कर लो पहले, क्योंकि यदि हाइट में यदि पॉइंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप रिजेक्ट हो जाते हो मेडिकल में। तो हाइट एक मतलब इनका क्वालिफाइंग पैरामीटर एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप हट सकते हो। तो मैम, आपका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इंटरव्यू देने के बाद मतलब कितना समय रहा इंटरव्यू ज्वाइनिंग के बीच में? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही रहता है अभी आज के टाइम में, जैसे मेरी इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डायरेक्ट 2 दिन बाद ही हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी जी। पर आप लोगों का किस टाइप से रहता है कि आज आपका इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आने के कितने दिनों में ज्वाइनिंग का रहता है? क्योंकि अभी जो आपने शिक्षा विभाग का देखा है ना, ये वर्ग 1 का रिजल्ट आ गया, 2 का आ गया, साल भर से घर पे ही लोग बैठे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग हुई। तो हमारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सिलेक्शन के बाद, हमारी एक्चुअली जो फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग है वो एमपी में नहीं होती, हमारा आउट ऑफ एमपी जो फॉरेस्ट रेंजर कॉलेजेस हैं वहाँ पर होती है, एसीएफ की भी और रेंजर्स की भी। तो वहाँ पर जब जैसे सीट्स खाली होती हैं उस हिसाब से हमारा नंबर आता है। तो रिज़ल्ट आने के बाद भी कई बार, जैसे वहाँ पे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो जब वहाँ के बैच कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सीट अलॉट होंगी नए बैच के लिए, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। जैसे मैं 2017 बैच हूँ और मैं अक्टूबर 2018 में मेरा ट्रेनिंग में नंबर आया था, तो वेटिंग तो हो सकती है 6 महीने 7 महीने और कई बार जल्दी भी, बट हाँ वेटिंग कई बार करना पड़ सकती है यदि कॉलेजेस खाली नहीं हैं तो। अच्छा जी, आपकी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए मैडम। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगी लाजवाब है। डिसिप्लिन सीखा हमने, मतलब ट्रेनिंग के बाद जब आते हो आप फील्ड पर, तो आपको जब ट्रेनिंग करते हो तब आपको लगता है अरे सुबह से क्यों जगा रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 14-14 15-15 घंटे वर्दी पहने हैं। सुबह से हमने वर्दी पहनी है 7-8 बजे से, और रात में 12-1 बजे हमारे तक वर्दी में ही है, टूर में जब रहते थे तो, और यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, बस से भाग रहे हैं, और हम लोग सोचते थे यार इन लोग क्यों हमको ऐसा करवा रहे हैं, बस नहीं कुछ सुविधा दे सकते थे ये वो, या फिर कहीं स्टे करवा देते, रुकवा देते, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी आज ऐसा लगता है, क्योंकि ये फील्ड जॉब है। तो आपको यदि सुबह फ़ोन आया तो आप निकले, मान लीजिए सुबह 6 बजे आप निकल गए घर से, तो ये भी हो सकता है कि आप रात में 10 बजे घर आएँ या ना भी आएँ। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट केस हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ऑफिस में ही रुकना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग में हम लोगों को टफ़ बनाया, हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाया, और वो हमारे फील्ड जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, और 2 साल की हुई ना मैडम ट्रेनिंग आपकी? नहीं, हमारी ट्रेनिंग 18 महीने की थी, 1.5 साल की। अच्छा, जी। 18 महीने की।
तो मैडम ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो कार्तिकेय शुक्ला से हमने ले ही लिया जी। है। तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप अभी फील्ड में है ना मैडम, जी। तो रिवॉल्वर और ये गाड़ी वाड़ी जिनका आजकल बच्चों को सबसे पहले क्रेज रहता जी, है, जी। ये आपको भी मिली होगी ना मैडम? जी, ये देखिए, गाड़ी तो मिलती है गश्ती के लिए, क्योंकि आप फील्ड में हो, आपका फील्ड जॉब है, तो आपको अंदर गश्ती करवानी है, तो गाड़ी वगैरह नो डाउट मिलती है। उसके अलावा रिवॉल्वर भी मिलती है, लेकिन थोड़ा रिवॉल्वर का यूज़ नहीं कर सकते हो आप, थोड़ा सोच समझ के विवेक से करना होता है। ये नौकरी इतनी आसान भी नहीं है। फील्ड में जाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको चीज़ें मिलेंगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको उसका उपयोग कैसे करना है, आपको उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्चुअली मैंने इसे क्वेश्चन इसलिए पूछा, जी। मैंने जितने भी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर देखे, किसी जी। के पास मुझे पिस्टल नहीं दिखी मेरे को। नहीं, पिस्टल अलॉट होती है। जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं या फिर आप एप्लीकेशन देते हो तो आपको पिस्टल मिलती है, लेकिन उसका यूज़ आपको अपने विवेक से और सोच समझ के करना है। जी। अच्छा, और मैडम जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि लड़कियों के लिए जॉब प्रोफाइल कैसी है? लड़के तो कैसे भी कर ही लेंगे, जी। जो फीमेल एस्पिरेंट्स जो है मैडम, उनके लिए बताइए कि ये जॉब कैसी रहेगी और क्या चैलेंजेस आएंगे उनको? देखिए, लड़के तो कर ही लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो लड़कियां भी कर ही लेंगी, क्योंकि लड़कियां जो ठान लेती हैं वो कर ही लेती हैं। बट हाँ, बीइंग अ फीमेल चैलेंजेस हैं। आप सुबह से निकलते हो यदि गश्ती पे जंगल, और आप 5-6 घंटे 7 घंटे लगातार पैदल चल रहे हो कई बार, या मेल स्टाफ है आपके संग, तो उनको हैंडल करना, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और ये फील्ड जॉब है, ऐसा ऑफिस जॉब नहीं है। तो यदि फॉरेस्ट रेंजर बन रहा है और वो सोच रहा है कि वो सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा रहेगा और ऑर्डर देगा और काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, सुपरवाइज करके बतानी पड़ेंगी, तब चीज़ें होंगी। तो ये यदि आप फॉरेस्ट रेंजर बनने का सपना देख रही हैं लड़कियां, तो कमर कस लें कि सुबह से भी उनको जाना पड़ेगा, जंगल में भी जाना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा, पहाड़ भी चढ़ना पड़ेगा और धूप भी सहनी पड़ेगी। टैनिंग वैनिंग ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब तो होगा। तो मैडम आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस जॉब में? देखिए, मैं तो वैसे ही नेचर लवर हूँ, वाइल्ड लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई लव पेट्स, मेरी लाइला। तो मेरे लिए तो ये जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली ये मेरी मनपसंद जॉब है, जो मैं करना ही चाहती थी, और किस्मत से मुझे वही मिल भी गई। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह से जंगल निकल जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जब वो आते हैं इस फील्ड में, और बिल्कुल आप सुबह निकल जाते हो, आप सूर्योदय देख रहे हो, सूर्यास्त देख रहे हो जंगल में, और आपको बहती हुई नदी दिख रही है, बिल्कुल साफ़ पानी, जो हमें शहर में देखने को भी नसीब नहीं होता, शोरगुल शहर का दूर। तो आपको धीरे धीरे ना ये जॉब अच्छी ही लगने लगेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये जॉब पसंद नहीं आएगी। चैलेंजेस हैं, बट इसके फ़ायदे भी हैं। आज लोग धुआं खाते हुए ऑफिस जाते हैं, और हम जब अपना ऑफिस जाते हैं तो हमें इतनी स्वच्छ वायु मिलती है, जो मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में भी बहुत कम लोगों को नसीब होती होगी। और तो फिज़िकल फिटनेस भी होती है आपकी, और मानसिक शांति भी होती है, सब है इस जॉब में। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वन विभाग के जो लोग हैं, यदि हम एक पौधा भी बचा रहे हैं और एक पेड़ भी बचा रहे हैं, तो हम एक तरीके से देश की नहीं, हम पूरी पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आज क्या हालत है आप सभी जानते हैं, प्रदूषण कितना बढ़ गया है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। तो एक तरीके से हम पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले हैं। अच्छा, और मैडम अभी कितने इसके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, और आपको छुट्टी वुट्टी का क्या रहता है? देखिए, वर्किंग आवर्स नहीं है, ये जॉब 24/7 की जॉब है। वो तो मेरी भी है, 24 जी। आवर्स मेरी भी है, पर हाँ। हमेशा तो नहीं हो पाता, 10:30 to 5:30 रहता है। पर आपका किस टाइप का है? 10:30 to 5:30 ऑफिस तो रहता ही होगा, और उसके बाद में कभी रात को देखिए, रेंज ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वो 10:30 to 5:30 ओपन होता है। वहाँ पे ऑफिस के वर्क होते हैं, ऑपरेटर वगैरह जो भी होते हैं, आपके ऑफिशियल लेटर हैं। लेकिन जो रेंजर का काम होता है वो मुझे लगता है कि सुबह से चालू हो जाता है, क्योंकि आपकी रेंज इतनी बड़ी होती है कि आपको 2-3 सब रेंज हैं। तो आप कहीं कुछ काम चल रहा है, कहीं कुछ केस हो गया है, तो आप सुबह से निकलते हो, फिर आप वापस आते हो ऑफिस, फिर आप ऑफिस के काम निपटाते हो, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं, वो देखना, उनको निपटाना। फिर आपको पता लगे शाम को फिर कॉल आ गया कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये पकड़ा रखड़ी हो गई, फिर आप वहाँ पहुँच रहे हो। फिर रात्रि गश्ती भी एक रहता है, उसके अलावा आपको बहुत सारा अपना जो स्टाफ है सब रेंज का, उसको भी मैनेज करना होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्किंग आवर्स 10:30 to 5:30, ऐसा नहीं होता है। वर्कलोड होता है, ये मैनेज करने पे रहता है कि आप अपने स्टाफ के संग कैसे हो, आपको कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, कैसे मैनेज हो पा रहा है।
आपके लिए सबसे आप लेट नाइट ड्यूटी कब तक रही है रेंजर बनने के बाद में? मेरी रात्रि गश्ती होती है, तो रात्रि गश्ती यदि 10-11 बजे से चालू हुई तो वो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक चलती है। उसमें हम अपनी पूरी जो रेंज है उसमें गश्त करते हैं और वाहन जो हमको संदिग्ध लगता है उसकी चेकिंग करना, ये सब काम करते हैं। इसमें भी हमारी शिफ्ट्स रहती हैं, जो पूरे हमारे रेंज का स्टाफ है तो वो जाता है। और अभी मैं सब रेंज के चार्ज में हूँ, तो मैं गश्ती में जा रही हूँ। बाकी यदि कुछ पकड़ा वगैरह धकड़ी होती है तब रेंजर भी जाते हैं। आपके साथ कितना स्टाफ रहता है और आर्म्ड रहता है कि अनआर्म्ड रहता है? देखिए, सब रेंज के हिसाब से आर्म्स अवेलेबल हैं, बट वही अपने विवेक से तो रहते तो हैं। बिल्कुल। बस ये रहता है एक्चुअली मेन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप महिला हैं जी, और एक पुलिस की जॉब तो ठीक है कि पुलिस में एक काफ़ी वो रहता है, और आप महिला, आपको जंगल में जाना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी जो फीमेल एस्पिरेंट्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम रात को कैसे करेंगे। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं एक माइनिंग साइट पे गया था मैं, जी, जी। मेरी एक सब्सक्राइबर फीमेल थी, उसने बोला सर मैं तो बहुत डर गई आपको देख के कि मैं कैसे जाऊंगी इस माइनिंग साइट पे, क्या करूंगी। मैंने बोला कि कुछ नहीं, जाना है और आना है, जी। ऐसा कुछ नहीं। तो आपके इसमें जो नाइट ड्यूटी और ये वो आर्म स्टाफ, ये सब जो है फीमेल एस्पिरेंट्स को डरा ही नहीं, तो लड़कियां हम पहली तैयारी छोड़ देंगे, हम तो नहीं करें इस चीज़ की। मेन इशू यही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी आप स्वयं की दम पे करते हो, तो यदि आप रात्रि निकल रहे हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि 3 स्टार लग गए हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे बिना डरे, हो जाएगा काम। तो मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, जंगल में मेल फीमेल सब एक बराबर हो जाते हैं टाइगर के सामने, तो वो भी ध्यान रखिए। अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाइए, डरिए नहीं। और आप अपना खुद का स्वयं का वेपन भी लेके जा सकते हो। यदि आपको बहुत डर लग रहा है तो आप अपनी रिवॉल्वर या कुछ पिस्टल इशू करा लीजिए पर्सनल, आप वो लेके जाइए। सेल्फ डिफेंस में कभी ज़रूरत लगे तो आप यूज़ भी कर सकते हो, या वो तो वेपन आपका देखने के बाद ही लोग सतर्क हो जाते हैं, तो पर्सनल भी ले सकते हो। यदि फीमेल हो, जंगल में जाने में डर लग रहा है तो उसकी भी परमिशन मिल जाती है। तो इसमें माफिया उनसे भी डील वो होती होगी मैडम, कहीं ना कहीं झड़प हो जाती होगी? बिल्कुल। लकड़ी के माफिया रहते होंगे जी। बहुत उस टाइप के इश्यूज है, कुछ इस टाइप का फेस किया अभी तक आपने अपने करियर में? नहीं, अभी तक मेरा ऐसे माफिया से कुछ भिड़ंत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब माफिया से भिड़ंत वगैरह कुछ होती है तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे मदद मिलती है, और पुलिस बिल्कुल, पुलिस की मदद भी मिलती है। कभी भी जब ऐसा कुछ बड़ा अचानक से हो गई भिड़ंत तो फिर फ़ोन वगैरह लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि कभी आप बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हो तो पूरी प्लानिंग से जाना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है सीनियर्स से। पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जो हमारा वन अमला रहता है, जैसे एक रेंज है, एक रेंज में इतना स्टाफ है और हम कहीं बड़ी जगह हाथ डालने जा रहे हैं तो दूसरी रेंज का स्टाफ भी आ जाता है, रेंजर्स भी आ जाते हैं सपोर्ट में, तो हमारा एक वन अमला तैयार हो जाता है। फिर आप जाओ। मतलब अचानक से आप कहीं सिंगल अकेले चले जाओगे तो चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी मैन हो, आप तो दिक्कत में पड़ ही जाओगे ना। तो फॉरेस्ट में भी ऐसे ही, यदि आप कुछ बड़ी कार्यवाही कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बड़ा माफिया है या वहाँ पे हथियारबंद लोग हैं या कुछ रिस्क हो सकती है, तो आप पूरी प्लानिंग से पुलिस बल और आपके वन अमले की सहायता से जाके वहाँ पे कार्यवाही करोगे तो सही होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ मैं देख के कि मैं भी जल्दी तैयारी करूँ। जी मैडम, आप फाइनल में कुछ टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को और स्पेशली फीमेल स्टाफ को कि किस टाइप से वो अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आप फीमेल स्टाफ के लिए मैडम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर हो। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, प्री और मेंस भी नहीं निकलेगा। तो पढ़ाई कर कर आप यदि अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, करेंट अफेयर्स की 2-3 पब्लिकेशंस की बुक पढ़िए, है ना, तो आपका प्री क्लियर होता है। मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग नहीं है, स्कोरिंग है, तो वो आपको चीज़ें अपनी अच्छी रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा यदि आप फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो हाइट मेज़रमेंट पहले कर लीजिए, क्योंकि हाइट मैंने आपको बताया है कि एक क्वालिफाइंग फैक्टर है, उससे लोग बहुत आउट भी हो जाते हैं। यदि आपकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर भी कम है तो आप आउट हो जाओगे। ये मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ इंटरव्यू में, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ लोग हाँ, तो जैसे कि ऐसा ही होता है पुलिस SI में भी नॉकनी और हाइट नहीं कंसीडर होती है, इसमें भी ऐसा ही है। उसके अलावा आप यदि आपका मेंस क्लियर हुआ है फॉरेस्ट रेंजर का तो आप वॉक वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। मैंने ये थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत हमारे यहाँ तो मेडिकल जो हमारा ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ था, इसमें कई लड़के बैठ गए थे कि अब हम नहीं चल पा रहे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि 16 किलोमीटर चलना है तो मैं एक दिन में ही चल लूँगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैरिड हैं वो बिल्कुल निराश हताश ना हो। मैरिड हैं, वर्किंग हैं, मैरिड हैं और वर्किंग भी हैं, वो भी निराश ना हो। यदि आपके अंदर लगन है तो आप डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकाल लोगे। जिसके अंदर लगन होती है वो बहाने नहीं देता, वो कैसे भी करके अपने लिए समय निकाल ही लेता है। तो बिल्कुल आप कर पाओगे। और फीमेल्स फॉरेस्ट में आने से बिल्कुल भी ना डरें। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि जंगल में हर इंसान एक बराबर है। अपनी सूझबूझ और विवेक से नौकरी करेंगे तो अभी तो हालांकि मेरी शुरुआत ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कर ही लूँगी। और आप लोग भी यदि एंट्री लोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो डेफिनेटली हम सब मिलके कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैडम ने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया, एक बहुत ही मोटिवेशनल रहा मैडम का, और मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ मैडम से। तो मैडम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, जय हिंद।